हाय एवरीबॉडी। सो आज हम डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन जो भी आप उसे कहते हैं, उसका आर्ग्यूमेंट्स, प्लॉजिबिलिटीज़, उसका डेरिवेशन हम देखेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट के। वी विल ट्राई टू ड्रॉ लाइंस बिटवीन independent and dependent functions. We'll try to connect how it was first initiated, how the idea was first initiated. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हाइजनबर्ग तो खैर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के था, जो डिब्रॉय वेवलेंथ इक्वेशन था, उससे कैसे श्रोडिंजर ने अपना इंस्पिरेशन लिया, मोटिवेशन लिया और उसके बेसिस पे उन्होंने अपना काम किया। दिस इज़ व्हाट वी विल डिस्कस टुडे। सो अगर हम एक बेसिक श्रोडिंजर इक्वेशन की बात करें जिसको हम लिखते हैं आई डेल वाई बाई डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस एच बार टू एम। वी विल डिस्कस व्हाट इट इज। अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, दिस दिस व्हाट डज दिस टेल्स, मतलब इसका बेसिक थ्योरी क्या है, व्हाट इट मीन्स। So it basically means एक point in given space, we have a space, उस given space पे अगर कोई भी मैटर वेव किस तरह से प्रोपोर्शनल है कर्वेचर ऑफ स्पेस के, कोई मैटर वेव किस तरह से प्रोपोर्शनल है किसी भी कर्वेचर ऑफ स्पेस के, दिस वी विल डिस्कस। सो जब हम एक वेव इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एज यू नो व्हाट इज अ वेव इक्वेशन इज del square y by del x square 1 by v square del square y by dx sorry dt square. So on solving this we get two components, एक होता है time independent और what we say is position dependent and time dependent component. ये इसके दो components होते हैं जो हम डिस्कस करते हैं। आज का जो लेक्चर होगा दिस विल बी लिटिल मैथ हैवी। आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इनके ऊपर डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैथ हैवी लेक्चर रहेगा। आई गेस फॉर मी इट इज़ लिटिल मैथ हैवी, आप लोगों के लिए शायद ना रहे, आप लोगों के लिए शायद ये ईजी रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैटर वेव का, कि जब हम डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल डेल स्क्वायर ई del x square 1 by c del square e by dt square, ये एग्जाम्पल से भी ज़्यादा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमें जैसे इसका सॉल्यूशन पता है, व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग, कि ये तो एक बेसिक वेव का सॉल्यूशन है। वी विल बी डिस्कसिंग फॉर अ मैटर वेव, जो कि श्रोडिंजर का इंस्पिरेशन था कि फॉर मैटर वो वेव कैसे निकलेगा, वेव इक्वेशन। अगर मैटर है, मैटर का वेव है, तो देयर मस्ट बी अ वेव इक्वेशन, वो निकाला। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का था, तो वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारा हमारा जो वो होता है, ये होता है हमारा सॉल्यूशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम जो बेसिक वेव इक्वेशन है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें या उसके सॉल्यूशंस निकालें, हमारे पास दो सॉल्यूशन आते हैं। दैट वन इज एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। ये क्या डिफाइन करता है ये भी मैं बताऊंगा। एंड अनदर वन इज जी टी अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस, इसको यहाँ पर हम एक दूसरा कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेट्स से के, लेट्स से नॉट के, ओमेगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। आई हैव डन माई कैलकुलेशन, एक बार मैं देख लेता हूँ उसमें मैंने क्या लेट किया है इसको। सो यस, ओमेगा ही किया है, ओमेगा स्क्वायर मैंने भी ओमेगा ही लेके किया था। सो नाउ व्हाट, ये दो इक्वेशंस क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो श्रोडिंजर ने भी यही क्लासिकल वेव इक्वेशन के बारे में सोचा था। दिस इज फ्रॉम क्लासिकल फिजिक्स। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें, ये कुछ हमें बताना चाह रहा है।
वो क्या है। तो जनरली ये बताना चाह रहा है, ये एक पोजीशन इक्वेशन है जो बताता है कि, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स रीड करता हूँ, द कर्वेचर ऑफ वेव शुड बी प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब हुआ, लेट्स सपोज देयर इज अ स्ट्रिंग। ये बताता है कि जितना बड़ा इसका y, जितना बड़ा इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना ही नेगेटिव कर्वेचर होगा, नीचे की तरफ कर्व ज्यादा होगा। जितना ये फॉर एग्जांपल इतना बढ़ेगा, तो इसका नीचे की तरफ जो कर्वेचर है दैट वुड बी मोर नेगेटिव। तो दिस इज व्हाट इट डिस्क्राइब्स कि यह जो k है, जितना इसका इन दोनों, लेट सपोज ये दोनों पॉइंट सेम है, ये तो मेरी बनाने की मिस्टेक है। लेट्स सपोज दिस टू बी पॉइंट 0 एंड दिस टू बी पॉइंट L। अगर ये है, ये वही डिस्कस कर रहा है जैसा मैंने बोला कि द कर्वेचर ऑफ वेव शुड बी प्रोपोर्शनल, कर्वेचर ऑफ द वेव शुड बी प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका नेगेटिव, मतलब अगर कम डिस्प्लेसमेंट होता है तो उतना पॉजिटिव कर्वेचर बनेगा, उतना फ्लैट कर्व बनेगा। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही नेगेटिव कर्व बनेगा। आप समझ सकते हैं व्हाट इट मीन्स कि ऐसे ज्यादा नीचे की तरफ उसका कर्वेचर रहेगा। दिस इज व्हाट इट मीन्स ओरिजिनली, कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतना ही ज़्यादा ये वाला कंपोनेंट नेगेटिव होगा। अब बात ये है कि ये हर वैल्यू तो ले नहीं सकता, ये कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी वेव इक्वेशन के लिए हमें पता है कि कुछ पर्टिकुलर फ्रॉम 0 टू L, लेट्स सपोज हमने 3-4 एग्जाम्पल लिए। तो जैसे हर वेव इक्वेशन का एक पर्टिकुलर, साइन वेव्स, साइन जो फंक्शन है दैट कंप्लीटली सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, बट हर वैल्यू नहीं। कौन कौन सी वैल्यूज? साइन पाई बाई एल, साइन 2 पाई बाई एल एक्स, साइन 3 पाई बाई एल एक्स एंड सो ऑन। तो हमें ये पता चल गया इट इज इंटीजर मल्टीपल इन दिस केस, and due to this periodicity we have string instruments, for example guitars, we have other string instruments जो कि इतना ट्यूनफुल साउंड करते हैं जस्ट बिकॉज इनका टोन जो होता है दैट इज प्योर। अगर आप म्यूजिक थ्योरी पढ़ेंगे उसमें भी ये दिया हुआ है कि एवरी नोट हैज रूट अंडर 3/2 का डिफरेंस, 3:2 के रेशियोज में होता है, 12 टोन्स होते हैं। ड्यू टू द सेम रीजन पीरियोडिसिटी वजह से हमें सुर परफेक्ट लगता है। हमें इट इज अ जनरल सिमेट्री ऑफ यूनिवर्स। पीरियोडिसिटी कहाँ से आती है? बेसिक उसका थॉट यही है कि हमारा जो यूनिवर्स है दैट इज सिमेट्रिकल, वहाँ से हम डिराइव करते हैं पीरियोडिसिटी। तो उस बेसिस पे देखा जाए तो हमारे पास जो ग्राफ्स है, जो इसके सॉल्यूशन दैट आर आल्सो पीरियोडिक। श्रोडिंजर थोड़े इसमें वो लगे कि वाह ये तो बढ़िया है, वेव अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हम एक काम कर सकते हैं, हम इस वेव की जगह ये कर सकते हैं कि हम मैटर वाली चीज़ों को वेव की उससे एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो जो हम एक बार वो कर देख सकते हैं कि व्हाट वर द assumptions दैट वर मेड। फॉर एग्जांपल हम अगर डिस्कस करें assumptions से, few assumptions were must be consistent with de Broglie hypothesis, जो कि हमने कल डिस्कस किया था, विच इज अगर कोई मैटर है, उसका वेवलेंथ है एंड उसका अगर मोमेंटम है, दैट वुड बी डिटरमाइंड बाय दिस। सेकेंड थिंग इज Planck Einstein's
postulate which is E is equal to h nu, जो कि बताता है कि जब लाइट के बारे में इसको डिस्कस किया था तो बताया था लाइट डिस्क्रीट पैकेट्स में आता है, वी कॉल्ड इट एज फोटॉन्स, एंड उसकी एनर्जी हम इस तरह से डिफाइन करते हैं. देयर इज अ वेव नंबर विच इज 2 पाई बाई लैम्डा. वी हैव ई, अगर h अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई न्यू बोल दिया जाए, हमने बस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं हम E is equals to, जिसको हम h बार कहते हैं. सो h बार इज नथिंग बट, आई होप आप लोगों को पता है h अपॉन 2 पाई को ही h बार कहा जाता है. मैं इसको बता देता हूँ, h बार इंटू ये आपका हो जाता है ओमेगा. इन केस ऑफ दिस, यहाँ हमारे पास दो चीज़ें आ गई. हम इस वेव वाले इक्वेशन को भी थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म और कर लेते हैं. k इज इक्वल्स टू 2 पाई p अपॉन h, यू नो फ्रॉम वेयर इट केम, यहाँ से, एंड k को हम लिख सकते हैं p अपॉन h डैश. हमारे पास दो चीज़ें आ गई. अगर यहाँ से हम डिस्क्राइब करें कि टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कैसे आया, फॉर एग्जाम्पल we'll start from the next page itself. We'll start from the time independent function, which is time independent function or time independent Schrodinger equation. We'll go by the very basic idea. First, क्योंकि ये टाइम इंडिपेंडेंट है तो श्रोडिंजर ने क्या किया, जो पोजीशन डिपेंडेंट वेरिएबल, जो पोजीशन डिपेंडेंट सॉल्यूशन था ऑफ द वेव इक्वेशन, उन्होंने उसको उठाया. खैर उन्होंने, उनका अप्रोच डिफरेंट था, बट del f(x) upon dx square, as we have discussed, plus k square f of x is equals to 0. In case of this, अब उन्होंने क्या किया, जो fx है यहाँ पर, उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया psi x से. Why? ये psi x जो है ये मैटर वेव फंक्शन है. We'll discuss later on कि ये मैटर वेव क्या है, मैटर वेव फंक्शन क्या है, वेव फंक्शन क्या है. अभी के लिए हम इसको ये समझ सकते हैं कि जो वेव फंक्शन होता है, दिस इज बेसिकली द रिपोर्ट कार्ड फॉर अ पार्टिकल जो कि मूव कर रहे हैं. वो उसका पोजीशन बता देता है, वो उसका मोमेंटम बता देगा, एवरीथिंग अबाउट. सो एसेंशियली जो श्रोडिंजर इक्वेशन है, दैट इज अ एनर्जी इक्वेशन. दैट ये बताता है कि जो एनर्जी कंजर्वेशन है, दैट होल्ड्स ट्रू एट माइक्रोस्कोपिक लेवल. इन ओरिजिनेशन, इन अगर हम देखा जाए तो जो श्रोडिंजर इक्वेशन है वो बेसिकली न्यूटन का ही लॉ है, बट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल. तो जैसे ही उन्होंने इसको चेंज किया, रिप्लेस किया, डेल स्क्वायर जाई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एंड के, क्योंकि हमारे पास 2 पाई बाय लैम्डा था, हमने के को भी वहाँ से रिप्लेस किया, जैसा कि आपने ऊपर देखा था. So this is step 1. What we did, we got this. After that, we know what kinetic energy is. We know kinetic energy is half mv square. This is the second step. और हमने क्या किया, जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर का, उसको हमने रिप्लेस करने की कोशिश की इन द वेव इक्वेशन, विच इज स्टिल नाउ अ वेव मैटर वेव इक्वेशन, जिससे हमारे पास आया डेल स्क्वायर जाई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस
हम अगर यहाँ से रिप्लेस करेंगे दैट वुड बी काइनेटिक एनर्जी। एंड जो लैम्डा था उसको हमने लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी बाई डी ब्रॉय हाइपोथेसिस यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। उसके बाद ये काइनेटिक एनर्जी वाला हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हमने सेटिस्फाई कराने की कोशिश की, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन, मतलब इसमें एनर्जीज आ चुकी हैं। तो वी विल डिस्कस व्हाट एनर्जीज इज। द टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वी नो दिस। जस्ट अ मोमेंट गाइस। यस, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे आ चुकी है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन है, हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। हम इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई माइनस वी से we'll replace this kinetic energy with this, which is del square xi x upon del x square plus 8 pi square m e minus v. This point, this equation, I'll name this equation क्योंकि ये बाद में भी काम आएगा। This is a pretty damn important equation. We'll name it equation alpha. We have this equation alpha. This will be used later to draw connection. Now, for hydrogen system, for an hydrogen system जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, इसका डिस्टेंस r होता है, we have a potential of minus e square by r. ये सब आपको पता है क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है कि the potential of this is minus charge upon distance. हम इसको अगर इसमें रिप्लेस करने की कोशिश करें, आपको अभी भी याद रखना पड़ेगा कि दिस इज अ इक्वेशन फॉर 1D मोशन। अगर हमें इस 3D मोशन के लिए चाहिए तो ये जो चेंज हो जाएगा लैप्लेशियन ट्रांसफॉर्मेशन से, ये तीनों में बढ़ जाएगा। मैं दिखा दूंगा वो कैसे होगा। 8 पाई स्क्वायर m e माइनस नॉट प्लस अपॉन r this. Now this is the equation, or this is the Schrodinger equation, final Schrodinger equation, which is time independent Schrodinger equation. Now we also have to discuss that the Schrodinger equation also satisfy linearity. What that means if xi1 is a solution of the equation and xi2 is also a solution of this equation, then xi1 plus xi2 is also a solution of this equation, due to as there are no powers raised to the whole function, the degree of the power is 1 throughout. That is why it is linearly dependent. So if we have xi1 and xi2 as a solution, then xi1 plus xi2 is also a solution to this function. Now अगर हम इसे 3D में देखना है, क्योंकि ये एक 1D फंक्शन है,
what we will do is we will just expand this. And so on. This will write this equation. This is the Schrodinger equation for 3D. And the solutions, you know the solutions, but what are those? Those are orbital spaces. You have studied 1s, 2s, these orbitals. Those are the solution for this Schrodinger equation. We'll now, what we'll do is, orbital diagrams are all solutions of this. We will now try to discuss something about the time dependent one and how the time dependent function is observed. So till here we have proved that the Schrodinger equation for time independent. Now we'll discuss something about the time dependent function, and then afterwards we will try to draw some connection between those. So what happens is we have some energy conservation. We have some plane wave equation. What is a plane wave equation? A plane wave equation is, let's suppose, a matter wave equation. It is from the, let us just discuss what we have here. Wait, I'll show you something. We have, on the way we have lost this equation where it is. From here we will try to gain that particular time dependent function. So this is a time dependent function. What we will do, we have a, what we have here is we have a plane wave equation which looks something like matter wave equation. What we will do is we will differentiate it with respect to x. What we will get is px minus et. This is what we will get after differentiating it one time. इसके बाद हम इसे दूसरी बार differentiate करेंगे with respect to x, and we will get a I square p square by px minus e t, right? This is what we will get. Now if we differentiate this, so on differentiating this we will get this is what we got, minus p square. If we just transform it quickly, this is psi x, as we know what psi is from the first equation. This is what we got. Now after that we will differentiate this with respect to t. So if we differentiate this with respect to the time,
what we will get is, oh no, we will get a minus IE upon h e power I upon px minus et, where after some more we'll get e phi xt. We can also get this from this equation by isolating from this equation. If we isolate this, if we isolate this e phi on one side, we will also get this. So we are just going by this basic approach. We will get I h bar del phi xt upon del t. This is what we will get after differentiating it. So now what we will do, what Schrodinger thought, that as it is an energy conservation equation, we will again try to get something out of it from the energy conservation theorem. So total energy is P square by 2m plus potential. And now what we'll do is we'll just substitute the values. From here we'll just multiply the equation by xi. Sorry if I said 5 in between. xt, and after that we'll just replace this with the above result. And what we get here is our time डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन. सो यहाँ जो हमने अब इतनी देर से ऑब्जर्व किया कि ये जो हमने किया यहाँ पे, जो हमें प्लेन वेव इक्वेशन मिली थी, वहाँ से हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया वो एक बार, उसके बाद दूसरी बार डिफ्रेंशिएट किया, उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा इधर उधर किया, तो उसके बाद हमें एक इक्वेशन मिली, हमें दूसरी इक्वेशन डिफ्रेंशिएट करके मिली. फिर हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाया जिससे हमें एक टाइम डिपेंडेंट फंक्शन मिला, which is a very complex function. As you can see, it involves partial differential equation and what not. यहाँ से जो हमें ऑब्जर्व हुआ ये उन्हें भी ऑब्जर्व हुआ. अब हमें जैसा कि पता है by what we call as वेरिएबल सेपरेबल मेथड, उन्होंने देखा कि जो जाय है, लेट्स सपोज ये जाय टी था, इसको हम तोड़ सकते थे स्मॉल जाय एक्स में एंड ई माइनस आई ओमेगा टी में. एंड व्हाट इज ई ओमेगा माइनस टी है? दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जो हमारे पास वेव इक्वेशन था जो टाइम डिपेंडेंट था. लेट मी जस्ट शो यू क्विकली. जो ये वाला था डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा जी टी स्क्वायर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया जब हमने टाइम डिपेंडेंट वाला प्रूफ किया, अभी जस्ट अभी ऊपर. उसमें जो जी टी है दैट इज अ सिमिलर फंक्शन एज दैट पोजिशन वाला, तो उसका भी साइन और कॉस ही, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था यहाँ पे कि जो साइन और कॉस वाला जो फंक्शन है विच इज दिस इज अ सॉल्यूशन, तो सिमिलरली इसका भी सॉल्यूशन साइन और कॉस ही होगा.
तो इसको डायरेक्टली साइन या कॉस ओमेगा लिखने से बेटर, ओमेगा टी लिखने से बेटर था कि वो करते, उन्होंने लिखा आर ई पावर आई ओमेगा टी एंड वाई। ऐसा क्यों किया उन्होंने? आपको ऑयलर्स थ्योरम से पता है कि इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कि कॉस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर एक क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर आ गया, तो श्रोडिंगर खुद भी परेशान थे कि ये जो मैटर है इसके अंदर ये इमेजिनरी फंक्शन कहाँ से आ रहा है। तो उन्होंने काफ़ी सोचा, जिसका प्रूफ उन्हें बाद में मिला कि कहाँ से आ रहा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। बट फर्स्ट वी विल डिस्कस कि ये जो टाइम डिपेंडेंट वाला है, हमने इसको ऐसे क्यों लिखा। हमने इसको ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि दिस इज इजीली डिफरेंशिएबल, इसको इजीली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने इसको डेल ई पावर आई ओमेगा टी को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू लेट्स से टी, वी गेट आई ओमेगा ई पावर आई ओमेगा टी। इसको 2 बार किया तो वी विल गेट माइनस ओमेगा स्क्वायर ई आई ओमेगा टी। अगर इसको 2 बार किया del t square, yes, this is what we will get। ये हमें मिल गया। अब इसका हम करें क्या? तो ये जो इक्वेशन है इसको हमें यहाँ से जो ये वाला मिला जो कि टाइम डिपेंडेंट था, ये इसका एक प्लॉजिबिलिटी, इसका एक आर्ग्यूमेंट बना, और इसको हम डिटरमाइन करेंगे कैसे। ये जो चीज़ है ये बेसिक वो बना जिसके बेसिस पे हमने टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट जो फंक्शन था, बेसिकली जो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन था उसको हमने प्रूव किया था इसके बेसिस पे। अब पहले हम इसको प्रूव करते हैं और फिर हम देंगे कि इसके वजह से ये कैसे आया था। हम इसको प्रूव करने के लिए पहले हम उठा लेंगे जो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी फाई इज इक्वल्स टू आई एच बार। अब क्योंकि ये टाइम हम यहाँ से ड्रॉ करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक टाइम डिपेंडेंट ऑलरेडी आ चुका है, ये हम इससे ज्वाइन करना चाहते हैं टाइम इंडिपेंडेंट को जो कि हमने ऊपर प्रूव किया था। अब हम इससे टाइम इंडिपेंडेंट को लाना चाह रहे हैं। तो लेट्स सी ये कैसे आएगा, क्या क्या सॉल्यूशन बनेगा इसका, क्या नहीं बनेगा। इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसे बनेगा। हमने एक उठा लिया ये बड़ा वाला जो जाए है, बहुत बुरा बना। ये जो जाए है, लेट्स जस्ट से दिस जाए इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। हमने इसको तोड़ दिया 2 कंपोनेंट में, वेरिएबल सेपरेबल, वेरी इजी, एक्स एंड फाई टी, जाई एक्स और फाई टी में। अब हमने क्या किया, जो पूरा इक्वेशन था उसमें इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर हमने रीयूज कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया। हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, अपॉन 2m डेल स्क्वायर जाई एक्स फाई टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स जाई फाई टी is equals to x psi t। अब इसको सॉल्व किया, क्योंकि दिस इज फॉर अ फ्री पार्टिकल, हम इसको डायरेक्टली उड़ा सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल 0 होगा फॉर अ फ्री पार्टिकल एज वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। हमारे पास एक डायरेक्ट इक्वेशन आएगी विच इज del square phi।
एंड नाउ एज वी कैन सी यहाँ डेल की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल में है, इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट नहीं करना इस वाले इक्वेशन में। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर फाई एक्स अपॉन xi x, I'm sorry, I'm mispronouncing phi and xi। इसमें ये वाला, ये हमारे पास जो आ गया, ये हमारे पास एक प्योर फॉर्म आ गया इसका, जो हमने फ्री पार्टिकल के लिए उड़ा दिया। उसके बाद इसके बाद वी विल ट्राई टू सॉल्व इट, वी विल ट्राई टू डिफरेंशिएट एंड सॉल्व इट डायरेक्टली। तो अगर हम इसको सॉल्व करने पे आए, इसको हम माइनस फॉर्मेट में इधर ले आएंगे। ये दूसरा वाला है, ये दो इक्वेशन यहाँ से निकल गए। दीज आर द टू इक्वेशंस जो हमें हेल्प करेंगे आगे। नाउ व्हाट विल डू इज वी विल, हम इसको पहले वाले जो फर्स्ट इक्वेशन था, हम वापस उसको फर्स्ट इक्वेशन में इसको इस वैल्यू को पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन मतलब ये वाला इक्वेशन, दिस, कम ऑन। What we'll do now, we have this equation। अब इसका आप क्या अचार डालें? चलिए इसका अचार डालते। लेट जस्ट डिवाइड दिस इक्वेशन बाई xi x phi t। इससे हम इसको डिवाइड मार देते हैं। अगर हम डिवाइड मारे तो क्या होगा? यहाँ हमने क्या किया? हमने एक्चुअली यहाँ किया कि हमने डिवाइड भी किया और हमने इन दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया। अब एक चीज़ जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पे कि जो एक साइड हमें पोजीशन का फंक्शन दिख रहा है, एक साइड हमें टाइम का फंक्शन दिख रहा है, जबकि दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं? ये एक ही केस में पॉसिबल है, जब ये दोनों इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। और जैसा हम आगे देखेंगे कि ये जो कांस्टेंट है ये ही इसका सॉल्यूशन भी है। तो हम यही करेंगे कि LHS और RHS को थोड़ा अलग अलग सॉल्व कर लेंगे इक्वल टू Vx xi x। हमें डायरेक्ट ज़रूरत नहीं, हम कांस्टेंट को इस मल्टीप्लाई करके भी इस कांस्टेंट को हम कह सकते हैं कांस्टेंट ही, तो ये वाला टर्म हम गायब भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमने डायरेक्ट उठा के उसको पटक दिया।
उतना हमें सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी डिपेंडेंट, जैसे हमने इधर क्या दिया। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। लेट्स जस्ट से वो पहला इक्वेशन था, हम इसको बीटा इक्वेशन कह देते, नो सॉरी, हम इसको सेकंड इक्वेशन कह देते हैं। इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c, और थर्ड इक्वेशन होगी हमारे पास डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल्स टू सी फाई टी। जो इधर वाली इक्वेशन थी हमने इसको भी, हम इसको थर्ड घोषित कर देते हैं यहाँ से। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, दोनों अलग अलग डिपेंडेंट इक्वेशंस आ गई। तो जब दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों इंडिपेंडेंट इक्वेशन आ ही गई है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व से बेटर है हम थर्ड वाले इक्वेशन को देखते हैं। लेट्स जस्ट सी द थर्ड इक्वेशन। वेट, हमारे पास थर्ड इक्वेशन ये है, हमारे पास सेकंड इक्वेशन ये है। यस, वी कैन सी द थर्ड इक्वेशन व्हिच इज आई डी फाई, यहाँ टाइम लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, इज इक्वल सी फाई टी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग पार्शियल डेरिवेशन, जैसा आपने ओडीई में पढ़ा होगा। हम इसको सॉल्व करेंगे बाई होमोजेनिटी। हम फाई को एक तरफ ले आएंगे, हम माइनस आई सी बाई एच बार डी टी को एक साइड ले जाएंगे। हम इसमें डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन लगा देंगे। वी विल गेट ऑन दिस साइड वी विल गेट ln phi, and in this side we will get t itself, very basic, and phi is equals to e power minus ct upon h। हमने पहले भी ऑब्जर्व किया है कि एनर्जी इक्वेशन यहाँ पर ये जो चीज़ है e पावर माइनस ओमेगा टी, सॉरी e पावर आई ओमेगा टी इज नॉट माइनस, e पावर आई ओमेगा टी, हमारे पास ऐसा ही कुछ आया है नीचे भी। अगर हम इसको डायरेक्टली कंपेयर करें e ओवर माइनस आई ओमेगा टी से, सॉरी ऊपर माइनस था, वेरी सॉरी, माइनस आई ओमेगा टी से, तो हमारे पास ये ऑब्जर्व होगा कि ओमेगा जो है इट इज इक्वल टू सी अपॉन, एंड व्हाट इट इज एनर्जी अपॉन एच बार, क्योंकि हमें पता है एंड ई इज सी, एनर्जी इज द कांस्टेंट। तो अब तक जो हमने एनर्जी कांस्टेंसी निकाली थी, जो कांस्टेंट हमने पकड़ा था, दैट इज नथिंग बट द एनर्जी इटसेल्फ। और अगर हम इस एनर्जी को पुट करते हैं इस इक्वेशन में, जो कि है फाई टी वाला इक्वेशन, तो हमें यही बताएगा कि फाई एक्स इज इक्वल्स टू छोटा वाला एक्स एंड ई पावर माइनस आई ई टी अपॉन एज हमने फर्स्ट में देखा था जाई एक्स इंटू फाई एक्स। यहाँ से हम इसको डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करके लिख सकते हैं। तो ये थे बेसिक जो फ्रेमवर्क, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क था, जिसके ऊपर ये डिटरमाइंड था कि हम कैसे प्रूव करते हैं, या हम नॉट से प्रूव, हम कैसे इसको ऑब्जर्व करते हैं, किस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे ऑब्जर्व करते हैं थियोरेटिकली, कि ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन था ये कैसे आया, टाइम डिपेंडेंट कैसे आया, टाइम इंडिपेंडेंट कैसे आया, बेसिक कहाँ से आई, वेव फंक्शन से आई। अब इसी तरह से हमारे पास एक और दिक्कत थी
जो कि थी आई की। तो जो श्रोडिंगर थे वो सोचते थे कि जो आई है ये किसी फिजिकल फॉर्म में क्यों आ रही है। तो उसके लिए हम एक बेसिक, लेट्स सपोज एक बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इन रियल फिजिकल वर्ल्ड। लेट्स सपोज हमने एक इक्वेशन ले ली जो कि उन्हीं की है। ओके, अब हमने क्या किया, फॉर फ्री पार्टिकल डिस्कस कर रहे हैं हम ये। अगर हम इसको फ्री पार्टिकल के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं हम, इसका पोटेंशियल होगा जीरो। दैट्स वाई वी आर लेफ्ट विथ ये वाला इक्वेशन डी फाइव बाई टी माइनस एच टू एम, just wait, just a moment, let me just put it into charge. Okay, so yes, और ये वाला टर्म जीरो हो गया, सिंपल। Now we will simplify the constants. What we will do, how we will simplify the constant, हम h upon 2 pi को डायरेक्ट 0.1 ले लेंगे, c भी ले सकते हैं which is 0.1 is c। तो what we'll do, I wait del phi by del t is equal to ic del square phi by del x square is equals to 0.1 I del square xi, I'm sorry, I'm mispronouncing phi as xi, xi as phi. We are left with this 0.1 into I del square xi by del x square. Now we will take a very basic graph, nothing complex. So at point 1, this is point 2, sorry, this is point 0, this is point 1, and this is point 2. So after finding the del xi x square, what we will be left with is xi at point 0 minus 2 times xi at point 1 plus xi at point 2. So two zeros, the two lower points and the one upper point, will be left with 0 minus 2 into 1 plus 0, which is minus 2. So if we look at it with some graph, with some plotting, with some tables, we can observe the first argument after solving we get is 0 minus 0.2 iota. This is the solution. If we discuss this on a complex plane, let's suppose we have a complex plane where 2 is this, what we have got 2. Now multiplying it with 0.1, which is a constant, and making it negative puts you in the place of somewhere here. Now it tells you to multiply with I, and what it does, it multiplies with I, which rotates this by 90 degrees. Let me take some colors which rotate this 90 degree and adds this to the value, and now you come up with another value which is 1 minus 0.9.
I 0.2. Similarly, it again tells you to multiply this. If you're not getting this, you will get this soon. Now this again adds this value to this, and it continues to make a circle, a unit circle. And what it tells is that this wave equation moves in some trajectory like this, where it is just moving like, which is just moving like this, as it is moving forward, and the unit circle and the vector, what, this is not a vector, but you can get an idea about this from the vector scale, that this unit circle is pushing it in a circular manner, and this is moving like this towards. So this is where I plays a role in. This iota, this imaginary number in this field of physical world plays an important role, as it tells you about how the whole body moves in such a way that it is just amazing that how it moves. It generates, and if there are two waves, this is the unit circle they are talking about. I hope I make it clear. This thing, this from the center, it stretches out. This is how it moves. This absolutely how it moves. And this is the whole structure, and this is the whole thought behind the full Schrodinger equation. I hope you got some idea about how it works. आप लोगों को थोड़ा तो आइडिया लगे ही गया होगा कि बेसिकली बेसिक कैसे प्रूव हुआ था, कैसे व्हाट वर द आर्ग्यूमेंट्स गिवन. ऑल्सो यहाँ पर जहाँ मैंने आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस किए, यहाँ पर जहाँ मैंने डिस्कस किया है assumptions, वहाँ थर्ड पॉइंट ये भी आ सकता है कि दिस इज अ लीनियर फंक्शन, मतलब दिस फॉलोज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ linearity. I hope I get it clear by now. There are little more math involved in this. For example, the solution of this, जो ये इक्वेशन है, इसका भी सॉल्यूशन ये खुद श्रोडिंजर प्रूव नहीं कर पाए थे. इसके लिए उन्होंने एक दूसरे फेलो साइंटिस्ट मैथमेटिशियन की हेल्प ली थी, समथिंग वेस्ट, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम. तो उन्होंने यहाँ से वो निकाला था इसका जो सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन इज व्हाट वी डिस्कस, जो ऑर्बिटल डायग्राम्स होते हैं, दैट आर द सॉल्यूशंस. सो यहीं तक था करीबन हमारा जो एनर्जी कंजर्वेशन अबाउट श्रोडिंजर इक्वेशन, समथिंग अबाउट हाउ इट हैपेंड, कैसे उन्होंने इसको निकाला, डिस्कस किया. वेल, थैंक यू. यहीं तक.